नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। MCQs की वीडियो श्रृंखला चला रहे हैं। भाग 29 यानी 29 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आज हम प्रश्न पत्र हल करेंगे। यूपी TGT की परीक्षा अभी हाल ही में हुई, अगस्त में ही, और उसका प्रश्न पत्र आपके सामने रखेंगे आज। और साथियों, ये प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा कठिन था और यूपी वालों का तो कहना है कि जो UGC नेट का एग्ज़ाम आता है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन डीप पूछे गए थे इसमें। तो मास्टर कैडर वाले जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कुछ प्रश्नों पर। तो बाकी कुछ प्रश्न आसान भी थे जो हमेशा हम हल करवाते आए हैं, उनमें से भी आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम बता देते हैं भाग 29 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 1340 प्रश्न हल करवा चुके हैं और जो प्रश्न पत्र है उसमें 125 प्रश्न है साथियों। ठीक है, 125 प्रश्न होंगे आज। ठीक है, तो पानी की बोतल वगैरह साथ में लेकर बैठे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज। ओके, और इन 125 प्रश्नों को मिलाकर हमारे कुल प्रश्न जो हैं वो हो जाएंगे साथियों आज 1465। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या ब्रास्ट अपभ्रंश। साथियों, उत्तर ज़रा जल्दी देने का प्रयत्न करिएगा क्योंकि वीडियो आज काफ़ी लंबा हो जाएगा। 125 प्रश्न हैं जी। बिल्कुल साथियों, ये शौरसेनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है साथियों, और खड़ी बोली का भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही। आगे साथियों चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। UGC नेट वालों के लिए ये प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ओके, आगे दूसरा प्रश्न है, एक ही कथानक, माफ़ करेगा, एक ही कथानायक, कथानायक जानते हो ना, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अशक के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? विकल्प आपके सामने रख रहा हूँ साथियों, जल्दी बताइएगा। तो चेतन जो एक पात्र है, उनके बहुत सारे उपन्यासों का केंद्रीय पात्र हैं उपेंद्र नाथ अशक के। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता, आलरश, पता नहीं क्या लिखा है इसकी, जी देख लो कि यूपी वाले भी गलती करते हैं। एल रशरा, ठीक है, इस तरह से शहर में घूमता, गलत लिख दिया जहाँ पर, शहर में घूमता आईना आएगा मेरे ख्याल से। चलो एल रशरा पता नहीं क्या होगा यूपी में, पता नहीं है भाई। तीसरा विकल्प है गरम राख और चौथा है एक नन्ही कंधील। ओके, तो साथियों बताइए इन चारों उपन्यासों में से किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हिंदी उपन्यास जो एक विकल्प है, जो तीसरे सेमेस्टर में हम पुस्तक रखते हैं विकल्प वाली, नाटक रखता है कोई, काव्य रखता है कोई, पत्रकारिता रखता है, तो हिंदी उपन्यास उसमें लगा हुआ है जी। गिरती दीवारें बहुत फेमस उपन्यास है जी। साथियों बताइए किस उपन्यास का पात्र चेतन नहीं? जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाले हैं आज, क्योंकि यूपी की जो TGT परीक्षा थी वहाँ का जो प्रश्न पत्र है। बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, गरम राख। इसका जो कथानायक है वो चेतन नहीं है, बाकी सभी का है साथियों। आगे चलते हैं हमारे तृतीय प्रश्न पर। साथियों कुछ प्रश्नों की व्याख्या मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा संक्षिप्त में जितना हो पाएगा बिल्कुल समझाएंगे। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तयुद्वोद विद्यानी सुफुरंती सत्वेरवुदि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? यदि आपने भारतीय काव्य शास्त्र UGC नेट लेवल का तैयार कर रखा है तब आपको ये पंक्ति अवश्य आनी चाहिए। मम्मट का है, बी ऑप्शन भागवत, सी रुद्रट या डी विश्वनाथ। शीघ्र बताएं साथियों कौन सा उत्तर यहाँ पर आपको सही लग रहा है। जी प्रश्न थोड़ा सा टफ मैं जरूर कहूँगा,
बिल्कुल जे साथियों, बी ऑप्शन आएगा, भागवत की उक्ति है। ठीक है, और जो काव्य हेतु है उसमें प्रतिभा को इसमें सबसे अधिक उन्होंने सर्वोच्च माना है। काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है? काव्य निर्माण का जो कारण होता है, काव्य निर्माण किस लिए, मतलब किसके कारण से काव्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोई कहता प्रतिभा, कोई कहता व्युत्पत्ति, कोई कहता अभ्यास से काव्य का निर्माण हो जाता है, जब कोई कहता समाधि लेनी पड़ती है। तो इस तरह से है ना। तो ये भागवत की उक्ति है, याद कर लेना यूजीसी नेट वाले यदि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम वो भी आने वाला है। आगे हमारे पास है साथी चौथा प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। ये प्रश्न तो हम भी रख चुके हैं आपके सामने, देख लीजिए आ गया जहाँ। बताइए, ये मास्टर कैडर में आने योग्य प्रश्न है। 15, 51, 99 या 105? बताइए साथियों, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? बताइए साथियों, क्या उत्तर सही होगा आपके अनुसार? जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है, 105 अलंकार इसमें मिलते हैं और 100 शब्द अलंकार हैं और 5 अर्थ अलंकार हैं, और कुल इसमें 385 पद्य मिलते हैं। ठीक है साथियों, इतनी जानकारी बहुत है। आगे चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न पर। साथियों, अगर जानकारी थोड़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आगे चलते हैं साथियों 5वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? यदि आपने रस के अंग पढ़े हैं, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो सात्विक अनुभाव नहीं है। अभी सात्विक अनुभाव भी होता है। ठीक है, जैसे अनुभाव के 4 अंग हैं, तो उसके अंदर सात्विक के अंदर भी कुछ भेद हैं। तो बताइए, सात्विक अनुभाव जो नहीं है, रोमांच, कम, विषाद या प्रलय? बिल्कुल साथियों, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी नेट के तो बहुत ज़्यादा, मास्टर कैडर में तो शायद नहीं आएगा ये प्रश्न, क्योंकि रस संप्रदाय तो लगा ही नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। जी साथियों, बिल्कुल साथियों, 5वें का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। 5वें का सी, नोट डाउन कर लीजिए, विषाद। ठीक है, ये विषाद जो है मेरे ख्याल से ये संचारी भाव है। ठीक है, तो इसलिए ये सात्विक नहीं है। ठीक है, तो ये सात्विक जो अनुभाव है इसके अंदर 8 भेद मिलते हैं, कहीं 7 है तो कहीं 8 भी लिखे गए हैं। ओके साथियों, 9 का भी विवरण मिलता है, लेकिन 8 जो है अधिकतर मिलते हैं साथियों, मतलब अधिकतर पुस्तकों में 8 का ब्यौरा दिया गया। आगे साथियों जो है समास हमारे पास, मैं कहता हूँ जी भाई, अगर यूपी का टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम नहीं ना पढ़ा आपने, तो फिर आप हिंदी से अछूते रह गए। मैंने पूरा एग्ज़ाम स्टडी किया और बिल्कुल टक्कर गया। बीणा पानी में समास है, बीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु? जल्दी बताइएगा साथियों, बहुत आसान प्रश्न है। बीणा पानी, शीघ्र, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा साथियों। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, बहुब्रीहि समास है। आगे चलते हैं साथियों, आसान प्रश्न नहीं हम समझाने वाले, जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है साथियों। 7वां प्रश्न है, नमः, नमः। ठीक है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। साथियों, ये प्रश्न बहुत गहराई वाला प्रश्न है। हम कारक, कारक मतलब विभक्ति हम बहुत उतने ही याद करते हैं जितना परीक्षाओं में आता है, लेकिन ये बहुत गहराई का संस्कृत लेवल का प्रश्न है साथियों ये, और देखो यूपी टीजीटी में आया है। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? अभी 8 कारक हैं, नमः में कौन सी विभक्ति होती है बता देते हैं साथियों आपको। इसका उत्तर आएगा चतुर्थी। ठीक है, संप्रदान के आगे एक भाग है। ठीक है, संस्कृत लेवल का प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूँ, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा बता ही देता हूँ, चलो साथियों, अभी थोड़ा डिटेल में नहीं, ऐसे ही समझा देता हूँ। किसी अन्य वीडियो में आपको विभक्तियाँ संस्कृत वाली भी समझा देंगे, लेकिन ये मास्टर कैडर में कतई नहीं आएगा, ना ही यूजीसी नेट में मुझे लगता है कभी आएगा, लेकिन यूपी टीजीटी में बहुत, मैं तभी तो कह रहा हूँ बहुत टफ क्वेश्चन रखे गए थे। ठीक है, संप्रदान के आगे भी साथियों कई भाग होते हैं। संप्रदान आपने कारक पढ़ा है ना, तो उसके आगे ये देख लीजिए, एक संस्कृत का श्लोक है, नमः स्वस्ति सभाया स्वधालम बष्टोज्ञाच, मुझे संस्कृत नहीं आती, ऐसे पढ़ दिया मैंने। आगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, तो देख लीजिए जहाँ पर ये लिखा है तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को नमस्कार है। तो ये संप्रदान
विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति कहा गया है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। जो संस्कृत लेवल का प्रश्न था जो यूपी टीजीटी हिंदी में भी आ गया साथियों, देख लीजिए इनके हाल। आगे चलते हैं, किसी अलग वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि दरअसल ये है क्या, संस्कृत का भी समझना चाहिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। 8वां प्रश्न साथियों, अभी 7वां पढ़ा हमने, हाँ बिल्कुल 8वां प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। जी हाँ, अभी सेट हो गया। जी हाँ, जिस समस्त पद में पूर्व, चारों साथियों ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे मेरे ख्याल आपको। जी हाँ, अभी पूरे 4 ऑप्शन आ गए। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय की अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, किसी अन्य अर्थ की, जहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे क्वेश्चन में साथियों ऐसा मिला है, दोबारा से पढ़ता हूँ। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, द्वंद्व समास। जल्दी बताएं साथियों, 8वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जी बिल्कुल साथियों, वो कहते हैं ना जब पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरे पद की बात हो रही हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसमें क्या भाई, ठीक है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वाला, वेरी गुड साथियों। हमारे पास है 9वां प्रश्न है साथियों, 4 विकल्प आ जाए तो बिल्कुल सेट कर देते हैं स्क्रीन पर इस प्रश्न को। हाँ, नदी कोश भर टेढ़ी है, नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? देख लीजिए, मास्टर कैडर में कतई इस तरह के प्रश्न नहीं आने वाले साथियों, और ना ही यूजीसी नेट हिंदी में, लेकिन यूपी टीजीटी का एग्जाम इसमें सबके हाथ खड़े करके चला गया भाई। तो नदी कोश भर टेढ़ी है, इसका अनुवाद तो वही जान सकता है जिसको संस्कृत आती है। तो बता दीजिए साथी जिसको आता है, क्या ऑप्शन होगा? हम विकल्प नहीं पढ़ेंगे इसका, 9वें का। जी साथियों, अगर आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल नदी क्रोशम कुटिला, ठीक है, ये संस्कृत का अनुवाद है साथियों। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे पंजाब में है ना साथियों, पंजाब में अगर कोई पंजाबी का वर्ड या फिर पंजाबी की कोई पंक्ति आ जाए, उसका हिंदी अनुवाद, जैसा कि अभी पंजाबी के शब्द वहाँ रखे हुए हैं ईटीटी कैडर में, ईटीटी कैडर हिंदी का जो सिलेबस है वहाँ पंजाबी के शब्द है और उसका हिंदी अनुवाद बताना है। ठीक है, उसका सिलेबस में, उसके सिलेबस में। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए संस्कृत का अनुवाद भी, आपको संस्कृत भी आनी चाहिए अगर आपको टीजीटी, मतलब कंपलसरी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत आनी चाहिए भाई, हिंदी भाषी राज्य है तो क्यों ना करे ऐसी हरकतें। आगे चलते हैं साथियों, 10वां प्रश्न, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मास्टर कैडेट लेवल का तो नहीं कहूँगा, हाँ एनटीए यूजी नेट लेवल का प्रश्न है साथियों। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं मरुधर, मृदुल, हरिसुमन, भिष्ट, सितेश, आलोक या वल्लभ डोभाल। तो यूपी के हैं साथियों यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है और हो सकता है ये वहीं के लेखक हों, साहित्यकार हों। ये तो अभी तक यूजीसी नेट में भी नहीं पूछा गया, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा टफ था, थोड़ा नहीं बहुत टफ था ये एग्ज़ाम। ग्रामर थोड़ी आसान थी। बताइए साथियों 10वें प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है, आपको क्या लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस प्रश्न पर, बिल्कुल ए ऑप्शन द राइट आंसर। मरुधर मृदुल का जो यात्रा वृत्तांत है साथियों, खुली आंखों का सपना। आगे चलते हैं साथियों 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। ये प्रश्न बिल्कुल मास्टर कैडर लेवल का है साथियों, बिल्कुल मास्टर कैडर लेवल का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आया भी था, सेम टू सेम नहीं लेकिन आया था। तो असत्य कथन बताना है जो महाकाव्य के लक्षण से संबंधित नहीं है, जो महाकाव्य के परिचय से संबंधित नहीं है। पहला, इसमें से नाटक संधियां होती हैं। दूसरा, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। तीसरा, यह सर्गों में विभक्त होता है। चौथा, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद का वस्तु निर्देश होता है। बिल्कुल होता है साथियों, डी तो बिल्कुल सही है। असत्य का आपने ज्ञान करवाना है, परिचित करवाना है हमें। डी ऑप्शन जो दंडी की विचारधारा है महाकाव्य के संबंध में। बताइए साथियों कौन सा सही होने वाला है चारों में से, बताइए। जी साथियों, बी ऑप्शन जो है जहां पर गलत होने वाला है, बिल्कुल सही उत्तर भी वही होगा क्योंकि असत्य लक्षण है यह 11वें का बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, क्यों? वो इसलिए साथियों सभी रस प्रधान नहीं होते हैं महाकाव्य में। कौन कौन से? एक श्रृंगार,
एक शांत, ठीक है, एक भक्ति, कुछ इस तरह से हैं साथियों, 3-4 बताए जाते हैं। ओके, एक वीर रस, यही महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं, बाकी कम ही हैं। ओके, इसलिए सभी रस प्रधान मान लेना महाकाव्य के लिए नहीं, वो ऐसा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं साथियों, बाकी सभी आप याद कर लीजिए, जो सत्य हैं 3 मास्टर कैडर में आने योग्य प्रश्न है। आगे साथियों, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग, ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर। ये प्रश्न भी थोड़ा टफ बोलूँगा मास्टर कैडर के लिए, लेकिन एनटीए यूजीसी नेट वाले तो ध्यान दीजिए थोड़ा। वध स्थल से छलांग, तो साथियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऋषिकेश सुलभ। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न साथियों हमारे पास, जुस्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। ये भी थोड़ा टफ मैं कहूँगा क्वेश्चन आपके लिए। जुस्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, क्या है? तुभ्यम तथा तब, बी है तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा तो, तभ्य तथा त्वम। बताइए, थोड़ा क्वेश्चन टफ है ये। 14वें प्रश्न का डी ऑप्शन आएगा साथियों यहाँ पर, ठीक है। किसी अलग वीडियो में हम ये विभक्तियों के बारे में साथियों डिटेल से आपको समझाएंगे, ठीक है। कर्ता की विभक्ति संस्कृत लेवल के प्रश्न है साथियों जी, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे 14वें प्रश्न पर। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, ये कल ही पूछा था हमने, महाप्राण, अल्पप्राण, सभी स्वर होते हैं। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न साथियों मास्टर कैडर में आने योग्य हैं। पिछला प्रश्न तो थोड़ा गहराई वाला है, और जो संस्कृत जानता है उसको आता होगा, और हम अलग से वीडियो बनाएंगे विभक्तियों पर, संस्कृत लेवल की जो होती हैं विभक्तियाँ, ठीक है। 14वां प्रश्न है साथियों जी। साथियों, सभी स्वर जो हैं वो अलग प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अलग प्राण होते हैं, दीर्घ नहीं होते, महाप्राण नहीं होते, अघोष नहीं होते, बल्कि सघोष होते हैं। याद रखिएगा, ये कल भी बताया था आपको, आपने सही भी उत्तर दिया था इसका। बिल्कुल साथियों, 15वें प्रश्न पर चलते हैं। आपके उत्तर काफ़ी सही हो रहे हैं। अगला साथियों, पद्मावत का बंगला अनुवाद, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? मगन ठाकुर। पद्मावत का बंगला, बांग्ला, जहाँ पर बंगला मतलब बांग्ला लिखना था, जहाँ यूपी टीजीटी वाले भी गलती करते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? ये है, अभी अवधी है ना, हिंदी की उपबोली अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत, और उसका बांग्ला में अनुवाद किसने किया? देख लीजिए, प्रश्न ही सही ढंग से नहीं पूछा है। तो विकल्प मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसूरुद्दीन हुसैन या शुजाउद्दौला। ये बताइए 15वें का क्या उत्तर होगा, बताएं साथियों। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, आलो उजाला, ठीक है। ये याद रखिएगा, बांग्ला भाषा में अनुवाद किया पद्मावत का। आगे साथियों हमारे पास है 16वां प्रश्न है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बोलूँगा, मास्टर कैडर लेवल का भी, और हमारे एनटीए यूजीसी नेट और डीएसएसएसबी टीजीटी हिंदी के लिए बहुत सही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रवाख्यतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, आगे सूर्यवाला, अग्निपाखी, और मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो साथियों ये सभी स्त्री विमर्श की पुस्तिका है, मतलब लेखिका तो है ही, लेकिन उनकी पुस्तकें ये सभी स्त्री विमर्श से संबंधित हैं। तो आत्मकथा मत समझ लीजिएगा इसको, इनकी। बताइए साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब जो जिस लेखिका ने जो पुस्तक नहीं लिखी है वो युग हमने चुनना है यहाँ पर। बताइए 16वें का कौन सा सही होने वाला है? बताएं साथियों जी। जी साथियों, तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो है हमारा डी ऑप्शन, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। ठीक है, एक जमीन अपनी, यह पुस्तक चित्रा मुद्गल की है, ना कि मृदुला गर्ग की। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न साथियों 17वां हमारे पास क्या है?
हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है, बताइए। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। दूसरा, हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी से माना जाता है। तीसरा है, हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। डी, हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो यहाँ पर असत्य जो कथन है वो आप हमें बताइए। 17वां प्रश्न, क्या लग रहा है साथियों? ए ऑप्शन बिल्कुल असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी बिल्कुल सही है साथियों, डी, सी और बी बिल्कुल सही है। 18वें प्रश्न पर चलते हैं हम। 18वां प्रश्न आपके सामने साथियों, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन में पहले सूत्र लिपि है, बी सूत्र लिपि के बाद चित्र लिपि दिया गया है, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। बाकी आप ऑप्शन अपने आप पढ़ के बताइए कौन सा सही लग रहा है, ए, बी, सी, डी। 18वें प्रश्न का मतलब लिपि पहले कौन सी आई, सबको पता है साथियों पहले कौन से आई। अगर आपने सिंधु घाटी का पढ़ा हो उसमें बताया गया है बिल्कुल। बताइए। जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। जो लिपियों का जो सही क्रम है, सबसे पहले चित्र लिपि हुई। अगर आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी है तो वहाँ में चित्र लिपि देखने को मिलती है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहलवाते थे वो लोग। फिर उसके बाद सूत्र लिपि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर आगे भाव मूलक लिपि। हम लिपियों के ऊपर बाकायदा संक्षेप में एक वीडियो बनाएंगे कि यह लिपि का विस्तार पूर्वक वर्णन किस प्रकार से हुआ है सब लिपियों का। ठीक है, चित्र लिपि के बारे में सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं सूत्र लिपि के बारे में भी आप अवगत होंगे, लेकिन प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और इसके अलावा भी कौन कौन सी लिपियाँ होती हैं हम बताएंगे साथियों। आगे चलते हैं हमारे 19वें प्रश्न पर। जी यूजीसी नेट और DSSSB TGT हिंदी के लेवल का प्रश्न है साथियों, लेकिन मास्टर कैडर वाले भी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी में रखिए। मतलब जिसका पहला प्रकाशन हुआ उसको पहले रखना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ देता हूँ। जैसे पहले ऑप्शन में है जय भारत, साकेत, भारत भारती और जशोधरा। तो बताइए कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही होने वाला है। सही आपने संस्थापित करना है इसको, ठीक है, सही स्थापित करना है आपने। बताइए साथियों कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही होने वाला है। पहले कौन सी कृति आएगी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं, जी साथियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी जिनका आ रहा है वेरी गुड। 19वें का बी ऑप्शन आ जाएगा। भारत भारती सबसे पहले 1912 में आए, फिर उसके बाद साकेत, फिर उसके बाद यशोधरा, फिर जय भारत आती है साथियों। ठीक है, मतलब इसका प्रकाशन इस तरह से हुआ है। अगला प्रश्न मैं बोलूँगा काफ़ी आसान है। यदि आपने संस्मरण पढ़े हैं मास्टर कैडर में, यूजीसी नेट हिंदी में, DSSSB TGT हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए। क्या है प्रश्न? वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा या रघुवीर सहाय? शीघ्र बताएं साथियों कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। 20 प्रश्न अभी हमारे हो गए। जी बिल्कुल साथियों, शिवपूजन सहाय की रचना है जी, और बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं ये भी। आगे चलते हैं। आपने यदि 10वीं कक्षा को CBSE के कोर्स ए को पढ़ा है हिंदी, तो वहाँ उनका एक माता का आंचल, जो उनका देहाती दुनिया उपन्यास का एक छोटा सा अंग है, ठीक है, पाठ है, वो उसमें लगा है 10वीं में भी, माता का आंचल शीर्षक से। आगे चलते साथियों 21वें प्रश्न पर। आगे साथियों, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन, मैंने बोला कि बीच में टफ क्वेश्चन भी आएंगे। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ।
उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर वेली, कुबले माला कथा या वर्ण रत्नाकर। शीघ्र बताएं क्या उत्तर होने वाला साथियों। जी साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर किसी का भी जवाब बी आया है, राउर वेली। ठीक है साथियों, याद रखना है साथियों। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न पर। ये आपको आना चाहिए साथियों, काफ़ी प्रश्न आसान है ये। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप का वर्ष। ठीक है, आप अपना स्कोर साथियों साथ में गिनते रहिए। आज तो एक प्रकार का आपका टेस्ट ही है और ये कठिन टेस्ट है। गोस्वामी विठलनाथ जो बल्वाचार्य के सुपुत्र थे द्वारा अष्टछाप की स्थापना हुई, कब हुई? 1555, 1558, 1560 या 1565 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जल्दी बताइए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इस प्रकार से। जी साथियों, डी ऑप्शन, वेरी गुड, 1565 ईस्वी। शाबाश डी वाले। आगे हमारे पास है 23वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िए। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? दोबारा से पढ़िए। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह। बताइए साथियों। थोड़ी सी पर्ची हम ही दे देते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल उत्तर तो आ रहे हैं साथी, बहुत सही। तो जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल के बारे में सबसे अधिक लिखा है, सबसे अधिक तर्क संगत तर्क दिए हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। 23वें का जो उत्तर आएगा वो आएगा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों इसके उत्तर में आएगा साथियों। आगे चलते हैं, हमारे पास 24वां प्रश्न है। देख लीजिए, आपको गर्व होना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं। गुरु नानक देव की माता का नाम लक्ष्मी, व्यतस्ता, रूपना या तृप्ता। यूपी टीजीटी में जो प्रश्न आया है साथियों। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक बोल सकते हैं, पहले गुरु। जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तृप्ता देवी। आगे चलते हैं साथियों, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न साथियों, विदा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन भिन्न है? ठीक है, कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मतलब आपको बता देता हूँ, जे इनमें तीन जो रचनाएं हैं वो आत्मकथा है और एक आत्मकथा नहीं है। तो बताइए कौन सी नहीं है? विदा मैंने बता दी, ठीक है, आसान हो जाएगा। मुर्दिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, बट वृक्ष की छाया में। बताइए, 25वां प्रश्न है। बताइए साथियों, कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है इसमें? जी साथियों, यहाँ बता देता हूँ मैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट वृक्ष की छाया में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों और ये मास्टर कैडर में भी आ सकता है। ठीक है, मुर्दिया, ठीक है, और मणिकर्णिका, ये दो पार्ट जो हैं ये तुलसी राम जी की आत्मकथा है। ओके, जूझनट के सिलेबस में भी लगी हैं ये। और कितनी धूप में कितनी बार, जब महीप सिंह हुए हैं, ठीक है, उनकी आत्मकथा है। और बट वृक्ष की छाया में जो कुमुद नागर हुए हैं एक, उन्होंने ये एक प्रकार की जीवनी कह लें, जो संस्मरणात्मक रचना कह लें, जीवनी कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्मृति लिखी है इसमें इन्होंने अमृतलाल नागर की। ठीक है, तो ये एक जीवनी कह सकते हैं या इसको संस्मरण भी कह सकते हैं, संस्मरण नुमा जीवनी। ओके, तो बट वृक्ष की छाया में ये कुमुद नागर के साथियों ये आत्मकथा नहीं है। आगे चलते साथियों 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है हमारे पास, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ। जल्दी बताइएगा साथियों, अंतड़ियों में बल पड़ना। आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। बहुत आसान प्रश्न है जैसे वैसे तो ये। जी साथियों, बी ऑप्शन, इस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। आगे चलते हैं साथियों, 27वां प्रश्न है, कितने सही हो रहे हैं बता दीजिएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, राजा, खेत, किसान, दाहिना। बताइए, तद्भव शब्द नहीं है, बताइए। 27वें का तद्भव शब्द नहीं है साथियों, इसमें जो है वो पहला राजा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे साथियों है हमारे पास 28वां प्रश्न है, माफ करिएगा
28वां, इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या पूछा गया है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मतलब वैसे तो देखा जाए कि हिंदी में ये प्रश्न आना बहुत टफ सी बात है, क्योंकि ये संस्कृत की एक रचना है। तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, 15, 18, 20, 24, बताइए साथियों। 28वां प्रश्न है जी साथियों, 24। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 24 छंदों का प्रयोग किया साथियों। आगे चलते हैं, हमारे पास 29वां प्रश्न है, गुणवाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयोग होता है, 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 10,000, बताएं साथियों। आयुतम गुणवाचक शब्द, जी साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 10,000 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है। फिर से पढ़ लीजिए कथन को, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, बताइए। जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, बच्चन सिंह का कथन है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। आगे चलते हैं हमारे 31वें प्रश्न पर। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया। नाटक में अभिनय को, अभिनय जानते हैं ना, को किस वेद से लिया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कई लोग अर्थवेद पढ़ते हैं, इसको बिल्कुल नहीं, अथर्ववेद पढ़ना है आपने। 31वां, किस वेद से लिया, जी साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यजुर्वेद से लिया है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हमारे 32वें प्रश्न पर। भाषा योग विशिष्ट का रचना काल, ये प्रश्न तो आना चाहिए, काफ़ी बार मास्टर कैडर में भी आया है। भाषा योग विशिष्ट का रचना काल 1730, 1741, 1750 या 1761, ABCD कौन सा सही। जी साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1741, वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 33वें प्रश्न पर। थोड़ा सा प्रश्न टफ आया अभी। ज्ञान चंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, जिनेंद्र कुमार, अमृतलाल नागर, जशपाल या उषा प्रियवंदा, शीघ्र बताएं। 33वां प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी, आपको पता कुमुद नागर ने भी अमृतलाल नागर पर वट वृक्ष लिखा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है साथियों, तो ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष शीर्षक जीवनी से अमृतलाल नागर पर ये जीवनी लिखी। साथियों आपको बता देते हैं, ये जितनी भी जीवनी है, अमृतलाल नागर हो गया या प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद, ये सभी आपने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है साथियों। हिंदी उपन्यास में अगर समाजवादी या साम्यवादी धारा से कोई प्रेरित रहा है जो उपन्यासकार, वो अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, बहुत अच्छे उपन्यास इनके मिलते हैं। ठीक है, जो 15 से 16 उपन्यास इन्होंने लिखे, वो बहुत सही उत्कृष्ट माने जाते हैं वो। आगे साथियों 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न साथियों, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भय गदगद वचन विकसित दृग पलकातु पुलकातु, इसमें कौन सा रस निहित है। तो यह तो पंक्ति भैया, जब भी रस का अभ्यास करते हैं जो पंक्ति आती है, बहुत आसान पंक्ति है। अद्भुत रस है, भयानक रस है, भीभत्स रस है, वात्सल्य रस है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है साथियों। जब श्री कृष्ण की माता श्री यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में देखा तो उनको ब्रह्मांड नजर आया था। ठीक है, जब कोई किसी के मुख में कोई देख ले, है ना, मुख मतलब मुंह में कोई देख ले और उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाए तो बंदा क्या करेगा, अद्भुत मतलब आश्चर्य हो जाएगा ना, वहाँ पर आश्चर्य चकित।
तो अद्भुत रस है साथियों यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 35वें प्रश्न पर। बिल्कुल सही आपके उत्तर आ रहे हैं साथियों। 35वां प्रश्न है, झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? बहुत आसान है, जब भी आत्मकथाएं वगैरह पढ़ते हैं इसका तो आ ही जाता है, जब पूछा भी गया है प्रश्न मेरे द्वारा काफ़ी बार। बताइए, झोंपड़ी से राजभवन किसकी आत्मकथा है? शिवराज सिंह बैचैन, माता प्रसाद, सोहनलाल सोहनपाल सुमनाक्षर या हरपाल सिंह अरुष? शीघ्र बताएं साथियों, क्या लग रहा है आपको? साथियों जल्दी बताइए। और जब मैंने दलित विमर्श पर अपनी वीडियो लाई थी और उसमें मैंने चीख चीख कर बताया था ये रचना के बारे में भी, इसलिए हर वीडियो हमारी देखा करें। बिल्कुल साथियों, माता प्रसाद जी की रचना है और जो दलित विमर्श से जुड़े हुए हैं, झोंपड़ी से राजभवन तक, ये रचना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लेना आपने किसी भी परीक्षा के लिए, खासकर DSSB, TGT हिंदी, मास्टर कैडर, मतलब किसी भी साहित्यिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आत्मकथा विषय लगा हुआ है, साहित्य के नए विधा। आगे चलते हैं साथियों, ये श्लोक है, ना धर्म वृद्धेषु वय समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष? बताइए, या श्रीहर्ष चौथा विषय। 36वां प्रश्न है, शीघ्र बताएं साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आज क्योंकि प्रश्न भी ज़्यादा हैं। 1465 प्रश्न अभी हमने कंप्लीट करने हैं आज। जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, याद कर लीजिए, कालिदास की सूक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे साथियों 37वें प्रश्न पर। जी पढ़ी, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता मतलब सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो यह प्रश्न हाल ही में 2 वीडियो पहले मैंने बनाया था। ठीक है, मतलब ये वीडियो श्रृंखला में काफ़ी प्रश्न आ चुका है हमारी। तो संत काव्य धारा में ऐसा कौन सा कवि है जो बहुत शिक्षित है, उसके कारण वो प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रजम? बिल्कुल साथियों, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं जी, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सुंदरदास। ठीक है, 37वें का सी। आगे चलते साथियों, 38वां प्रश्न है, भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी भाषा करके उनकी एक रचना है साथियों। 35 वर्ष में यह साहित्य का दुनिया छोड़ गया है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी अप्रतिम रचनाओं को छोड़ गया है। तो मैं जो कहता हूँ भैया जी, ये लोग लेजेंड हैं। ठीक है ना, कोई कहते ना कि हाँ उम्र बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी सी उम्र में देख लो कितना कुछ कर गए। 38 बिल्कुल बी ऑप्शन साथियों। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष जो है 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो बिल्कुल बी ऑप्शन आने वाला है, 1890। उनकी मरणोपरांत ये रचना उनकी प्रकाशित की गई थी, हिंदी भाषा। आगे चलते साथियों, 39वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉर्ज गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिनकार्ट? जल्दी बताइए। 39वां प्रश्न, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। जी साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ठीक है, 39वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हिंदी ग्रामर करके भी इनकी एक पुस्तक है। ठीक है साथियों, यह पुस्तक भी आपने याद रखनी है। ओके, आगे साथियों 40वां प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन? बहुत आसान साथियों, बिल्कुल सही। क्या उत्तर होगा साथियों? जी बिल्कुल सही साथी, त्रिलोचन कवि की रचना है, याद रखिएगा ये इनकी रचनाओं को। ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन चारों में से 3 को तो साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है साथियों। आगे हमारे पास है 41वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक, पार्श्वनाथ चरित के लेखक वीर नंदी, धनंजय मुनि, जिनविजय या वादिराज? जल्दी बताएं साथियों, 41वें का क्या उत्तर होने वाला है? पार्श्वनाथ चरित साथियों, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोलूँगा जी, डी ऑप्शन आएगा इसका, वादिराज। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे
42वें प्रश्न पर। जी हाँ, जल्दी। द्रक्ष्याति शब्द दृश धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? ये देख लीजिए, इस तरह के टफ क्वेश्चन भी आते हैं। द्रक्ष्याति शब्द दृश धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? पढ़िए ऑप्शन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा, जैसे क्रिया शब्द का बारे में बताते, मूल शब्द जो होता है, भाषा का मूल शब्द जो होता है, बहुत सारे हैं ना, उसी तरह दृक्ष्याति शब्द, ठीक है, धातु के किस लकार है, ठीक है। तो ये बताइए साथियों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। साथियों प्रश्न तो टफ है ये, लेकिन दृक्ष्याति अर्थात जो दृश्य मूल धातु है, क्रिया की मूल धातु, दृश्याति शब्द की मूल धातु जो है वो है दृश्य, और किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है यह बताना है। तो इसका जो उत्तर आएगा 42वें का, वो है हमारा डी ऑप्शन, लट लकार, ठीक है। और जहाँ पर साथी दृक्ष्याति शब्द मतलब देखना, ठीक है, देखना भी एक प्रकार की क्रिया होती है। तो जी हाँ, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके साथियों, इस तरह से ये है। और जो संस्कृत के भी कुछ पोर्शन जो हैं या कुछ पार्ट जो हैं जीपी टीजीटी की परीक्षा में है, तो इसलिए यूपी टीजीटी वाले ही इसको हल कर सकते हैं अच्छी तरह से। और हम बिल्कुल अगली कुछ वीडियो में इसके संबंधी जानकारी भी देंगे आपको। आगे 43वां प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसने दी? और निबंध के संबंध में ये परिभाषा यदि आपको नहीं आती है तो अवश्य याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और किसने लिखी है, किसने दी है, ये भी आप अभी जान जाएंगे। यदि पता है तो बताइए। श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु या डॉक्टर नागेंद्र? बताइए कौन सा सही उत्तर होने वाला साथियों? निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। हिंदी का गढ़ है यूपी। बी ऑप्शन आएगा साथियों यहाँ पर, भगीरथ मिश्र, ठीक है। हमारे 43वां प्रश्न हो गया। और अभी 44वें प्रश्न पर चलते साथियों। शयन में संधि है, संधियों के बारे में तो पता ही है, स्वर संधि जैसे 5 होती हैं उसमें, ठीक है। आगे बताइए, शयन में कौन सी संधि है? वैसे तो है स्वर संधि इसमें, शयन शब्द में कौन सी संधि है साथियों? 44वां प्रश्न है, अयादि जण गुण वृद्धि, बताइए। बताएं साथियों। ए ऑप्शन आएगा साथियों, बिल्कुल सही, अयादि संधि है इसमें, ठीक है। शे जमा यन, ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द बना है। जैसे कि एक रूल भी है, ए प्लस अ अगर हो, ए के बाद अ आए तो हमारा बन जाता है अय, ठीक है। तो इसलिए शयन। आगे साथियों 45वां प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? ये एक प्रश्न भी काफ़ी मैं कहूँगा कि हाँ यूपी टीजीटी लेवल का ही है ये। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भभूति, भाणभट्ट? जल्दी बताएं साथियों 45वें का सही उत्तर। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? जो साथियों इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 45वें का सी, ठीक है। तो भभूति ने ये विशेषण का प्रयोग अपने लिए किया है, ठीक है। आगे साथियों थोड़े संस्कृत लेवल के प्रश्न हैं इसमें।
पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, ये तो काफ़ी चर्चित पर्यायवाची शब्द हैं। गिरिजा, अर्पणा, शैलजा या शिवानी। जल्दी बताएं, पार्वती का पर्यायवाची जो नहीं है वह बताना है आपने। जल्दी बताएं। जी साथियों, बी ऑप्शन अर्पणा। ठीक है, अर्पणा नहीं है, बाकी सभी हैं साथियों। आगे चलते हैं 47वें प्रश्न पर। ये भी यूजीसी नेट लेवल और डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के लेवल का प्रश्न है। यहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं? अर्थांतरन्यास, परिसंख्या, विभावना या अपहृति। जल्दी बताइए। यहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी। इसमें अलंकार बताना है साथियों। क्या लगता है साथियों, कौन सा अलंकार होगा? वैसे मास्टर कैडर लेवल का ये प्रश्न नहीं है। बिल्कुल साथियों, इसमें परिसंख्या अलंकार है। ठीक है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, और जो परिसंख्या जो है वो अर्थ अलंकार है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करवा देता हूँ। परिसंख्या अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध कर उसका एक स्थान में वर्णन करना। ये याद रखिएगा, परिसंख्या अलंकार का परिचय दे रहा हूँ कि एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध कर उसका एक ही स्थान में वर्णन करना। उदाहरण के रूप में, राम के राज्य में वक्रता केवल सुंदरियों के कटाक्ष में थी। ठीक है, आगे साथियों अभी हम हैं 48वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करें। एक तरफ बाईं तरफ जो है ये काव्य कृतियाँ हैं, दूसरी तरफ उनके कवियों के नाम हैं साथियों। जैसे पहला विकल्प हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा फूल नाम है एक, त्रिलोचन। नीली रेखा तक, भिवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए, शमशेर बहादुर सिंह। तो बताइए साथियों, कौन सा विकल्प जहाँ पर असंगत है? प्रश्न ये यूजीसी नेट लेवल का और डीएसएसबी टीजीटी हिंदी लेवल का है, मास्टर कैडर लेवल का नहीं है। यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सही प्रश्न होने वाला है ये। जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लोग भूल गए ये रघुवीर सहाय की रचना है, ना कि शमशेर बहादुर सिंह की। बाकी आप याद कर लीजिए, हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक, त्रिलोचन, नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र। आगे चलते हैं 49वें प्रश्न पर। 49वां प्रश्न, छंद बताना इसमें कौन सा है? अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। दोहा, बरवे, सोरठा, रोला। तो बताइए साथियों, इसमें कौन सा छंद है? दोहा, बरवे, सोरठा, रजरोला। जल्दी बताइए, क्या लगता है आपको सही उत्तर कौन सा होगा? और यह बता देता हूँ, ये पंक्तियाँ साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से है और ये उर्मिला के लिए लिखी गई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें बरवे छंद है साथियों। ठीक है, बरवे का जो नियम भी है बरवे छंद का कि प्रथम और तीसरे, ठीक है, प्रथम और तीसरे जो चरण है एक पंक्ति में, जैसे ये कौमे से पहले वाला एक चरण हो गया, फिर दूसरा चरण हो गया, उसके बाद का तीसरा चरण दूसरी पंक्ति का पहला। ठीक है, तो ये पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, तो और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये याद रखना है अपने बरवे छंद के बारे में भी। आगे साथियों, हमारी साथियों अलंकार और छंद पर भी वीडियो हमारी तैयार है और वो हमने एक अपलोड भी कर रखी है, 2 अपलोड कर रखी हैं पहले, वो भी देख लीजिएगा, हम और भी बनाएंगे इसके ऊपर। आगे साथियों 50वां प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अभ्यांतरिक, अभ्यांतरिक, अब आभ्यंतरिक या आभ्यांतरिक।
तो शुद्ध, अशुद्ध बोल गया पहले मैं, शुद्ध शब्द का चयन करना साथी, बताइए क्या लगता है। 50वें का सही क्या होगा साथियों, सही उत्तर बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, आभ्यंतरिक होगा। ठीक है, आभ्यंतरिक मतलब आंतरिक हिस्सों से संबंध रखने वाला, अंदर से संबंध रखने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं 51वें प्रश्न पर। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ये भी संस्कृत लेवल का प्रश्न है साथियों, आपको बता देता हूँ यूपी टीजीटी में संस्कृत के कुछ भाग लगे हैं, इसलिए संस्कृत के प्रश्न है। ठीक है, मतलब यूपी टीजीटी के सिलेबस में। ओके, तो संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। रघुवंशम, शिशुपाल, वधम, किरातार्जुनीयम या कुमार संभव, जल्दी बताएं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला साथियों। ठीक है, किरातार्जुनीयम। ठीक है, किरातार्जुनीयम जो है इस ग्रंथ का जो आरंभ है श्री शब्द से शुरू होता है और समापन लक्ष्मी से शब्द से हुआ है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये इसका उत्तर आप याद कर लीजिए। हाँ, ये पुस्तक भारवी कवि की है, संस्कृत के कवि हैं भारवी। ठीक है, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। अज्ञ, विज्ञ, आधत्य, पुराना, अजय, विजय, अर्वाचीन, नवीन, जल्दी बताएं साथियों। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म, अभी जल्दी से शुरू समापन करते हैं वीडियो का, बहुत लंबी बन रही है साथियों। बावन का क्या आएगा साथियों। जी साथियों, डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही, अर्वाचीन का नवीन नहीं होगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं 53 प्रश्न है। निम्नलिखित में एक औष्ठ्य ध्वनि नहीं है। प, भ, द, फ एक औष्ठ्य ध्वनि नहीं है, जल्दी बताएं साथियों। प, फ, माफ करिएगा, प, भ, ध, फ बिल्कुल सही साथियों। ये प्रश्न भी मैं कहूँगा काफ़ी आसान तरीके से पूछा गया। सी, ध। ठीक है, आगे चलते साथियों, 54वां प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। अब, अप, परि, दुर, जल्दी बताएं। अर्थ निर्दिष्ट मतलब जो उपसर्ग होते हैं इनका भी एक अपना अर्थ होता है ना साथियों। ठीक है, जैसे मान के साथ अनुमान लगा दे, अनुपसर्ग। ठीक है, उसका भी तो एक अर्थ होता है। तो ऐसे ही बताइए 54 का कौन सा सही होगा। जी साथियों, सी ऑप्शन जहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों 55वां, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं। पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परछाई या बीजक में से, शीघ्र बताएं। जी, सी ऑप्शन जहाँ पर सही होने वाला है, कबीर की परछाई में से है। जब पंक्तियां आगे चलते हैं, 56वां प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। ठीक है, अपनी कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी, जल्दी बताएं। विनय पत्रिका, हनुमान वाहक या रामचरितमानस या जानकी मंगल। मतलब शारीरिक पीड़ा से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, एक प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ करती थी शरीर में, तो उसको, उस पीड़ा को दूर करने के लिए ही उन्होंने इस रचना का निर्माण किया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा साथियों, हनुमान वाहक। ठीक है, हनुमान वाहक। आगे चलते हैं हमारे साथियों 57वें प्रश्न पर, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की
पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीमसानी, जलूस, प्रणेश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत हरविंद्र कालिया, या मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास? जल्दी बताएं। 57वां, सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। जी साथियों, सामाजिक अवरोध पता ही है ना, लोग किस प्रकार से लांछन लगा देते हैं, ये गलत है। लोग जो इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला प्यार वगैरह करते हैं, किसी के साथ घूमना, है ना, किसी का हाथ पकड़ के घूमना, वो वाली चीज़ें सामाजिक अवरोध। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, भीष्मसानी का उपन्यास। ठीक है, आगे साथियों हमारा 58वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? यह प्रश्न तो मास्टर कैडर लेवल का है साथियों। वायु, रेणु, सेतु, रज्जु, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? 58वां प्रश्न है, वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेतु। आगे चलते हैं हमारे 59वें प्रश्न पर। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या नामवर सिंह। 59वां प्रश्न है। जी साथियों, ओके, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लिए पंक्ति लिखी गई है। ठीक है साथियों, तो ये भी अच्छे समीक्षक माने जाते हैं। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। आगे, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त माफ करेगा, और भास। संस्कृत के टॉपिक काफ़ी लगे हैं साथियों यूपी टीजीटी के सिलेबस में, इसलिए संस्कृत के प्रश्न, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। संस्कृत के प्रथम नाटककार, जी साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भास। ठीक है, कालिदास नहीं है। आगे साथियों, 61 प्रश्न पर खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, ये तो आपको आना चाहिए। अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी, हरियाणवी। जी बताइए, खड़ी बोली का अन्य नाम। जी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, कौरवी आएगा साथियों। अगला प्रश्न काफ़ी आसान बोलूँगा साथियों। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, या श्री रामानुजाचार्य। ये प्रश्न काफ़ी बार हम भी करवा चुके हैं। जी साथियों, ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो श्री मध्वाचार्य हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है साथियों। हमारा अगला प्रश्न है 63वें अंक पर, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में। तो यह छंद का काफ़ी गहराई वाला प्रश्न है साथियों। इसका सीधा उत्तर बताते हैं आपको। द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है वो है इसका विकल्प जो सही आएगा साथियों वो है डी ऑप्शन, एक नगन, दो भगन तथा एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। ठीक है, आगे चलते साथियों हमारे 64वें प्रश्न पर। इस प्रकार का छंद जो द्रुत विलंबित छंद है, ये काफ़ी, मैं कहूँगा, नेट के सिलेबस में भी नहीं है, संस्कृत लेवल का प्रश्न था वो। आगे साथियों, टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो यह भी संस्कृत का ही प्रश्न बोलूँगा। ठीक है, बताइए। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो 4, 6, 8, 10। तो साथियों इसका आएगा 8 प्रश्न, माफ़ करेगा 8 ऑप्शन। आगे चलते साथियों 65वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मास्टर कैडर और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए। यूपी टीजीटी में साथियों बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि हाँ कुछ संस्कृत के टॉपिक हैं, इसलिए वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो
आगे 65वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ये तो प्रश्न आता ही होगा आपको, बहुत आसान है। किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी साहित्य सागर? जल्दी बताएं। 65वां। जी साथियों, जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, हिंदी शब्द सागर। आगे चलते हैं। हमारा है 66वां प्रश्न अभी। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदाऊनी? हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? साहित्यकार ने, इतिहासकार ने। और बताइए अभी इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? जी साथियों, बिल्कुल इसका जो सही उत्तर आएगा वो 66वें का आएगा, सी। ठीक है, अबू सईद। ठीक है, अबू सईद हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, इस इतिहासकार ने किया है। ठीक है, आगे साथियों 67वां प्रश्न है, जहाँ राधा आनंद उदित नेसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ भपरू चंद? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, प्रतीप, अनन्वय या दीपक? मास्टर कैडर में से रूपक अलंकार ये साथियों 67वां। तो इसमें साथियों प्रतीप अलंकार है। ठीक है, और प्रतीप अलंकार इसका उत्तर साथियों मैं अभी बता चुका हूँ। और प्रतीप अलंकार जो है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, जहाँ छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा बताया जाता है। ठीक है साथियों, ये याद रखिए आप, इसमें प्रतीप अलंकार है। आगे साथियों 68वां प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद वेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नंदन मिश्र या भाल मुकुंद गुप्त? 68वां प्रश्न है। जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उपन्यास रहस्य शीर्षक से जो ग्रंथ है, निबंध ग्रंथ है, संग्रह है, वो महावीर प्रसाद वेदी का है। साथियों आगे चलते हैं हम 69वें प्रश्न पर। इसको देखिए, ये साथियों एक पंक्तियां हैं। ठीक है, तो बताइए ये किस किस रचना से हैं? ठीक है, पंक्तियां और उस रचना के लेखक का नाम, रचनाकार का नाम भी है। तो कौन सा सही है वो बताना है। पंक्तियां पढ़ेंगे। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, बहुत ज़्यादा। अंधा जुग, धर्मवीर भारती, एक कंठ बिस्पाई, दुष्यंत कुमार, एक आत्मवक्तव्य, मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय? 69वें का ऑप्शन क्या आएगा सही? जी, ये यदि आपने पूरा नाटक पढ़ा है, बिल्कुल साथी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये गीति नाट्य जो धर्मवीर भारती का है, अंधा जुग। ठीक है, जिसमें महाभारत के जो बोले कि उस युद्ध का जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, उसका 18वें दिन की जो कथा है इस अंधा युग उपन्यास, माफ करिए, नाटक गीति नाट्य में है। आगे चलते हैं। हमारा 70वां प्रश्न साथियों, फिर से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह संस्कृत लेवल का प्रश्न। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लकार और उसके कालवाचक अर्थ का। लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल या लट लकार भूतकाल? इसका ये ऑप्शन आएगा साथियों, लोट लकार संभाव्य काल। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो एक बनाएंगे साथियों। 70 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। अभी हम चलते हैं 71वें पर। पानी वगैरह पी लीजिए भाई तब तक। ओके साथियों, अभी हम हैं 71वें प्रश्न पर। तैयार हैं सभी? जी साथियों, पौन माया करी घूंघट तारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति कौन सी किस कवि के हैं?
नहीं नागरीदास, पद्माकर, देव गवाल। जल्दी बताएं। 71वां प्रश्न है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी धामनी दीप दिखावे। जी साथियों, ये नहीं नागरीदास की पंक्ति है। 71वें का ए ऑप्शन। आगे चलते हैं साथियों हमारे 72वें प्रश्न पर। ये प्रश्न भी मैं बोलूँगा टफ तो है, लेकिन हाँ नेट लेवल का प्रश्न है। हिमाद्री तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमजलवता स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? मैं आपको बता दूं साथियों, गुण जो काव्य गुण है 10 मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सा गुण इसमें देखने को मिलता है हमें? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। हिमाद्री तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। इस कविता को पढ़ाएंगे, इसका अनुवाद पढ़ाएंगे हम आपको जी। तो इसमें ओज गुण है साथियों। ठीक है, कौन सा गुण है इसमें? ओज गुण है, याद रखना है। और ओज गुण कहाँ आता है, किन पंक्तियों में आता है साथियों? वो पंक्तियाँ जहाँ जिन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में उत्साह उमंग पैदा हो। ठीक है, तो इस तरह से हिमाद्री तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह पंक्तियाँ भी आपको बता देते हैं। और मैं तो चाहता था कि इसको अलग से, ये पंक्ति है साथियों जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। इसका भावार्थ किसके संदर्भ में बोली गई है? जो गंधार के संवेद सैनिकों को उद्वेलित करते हुए राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का भाव प्रबल करती हैं, प्रस्तुत गीत गाती हैं। एक प्रकार का गीत है ये। कर्तव्य का बोध कराते हुए समय अनुसार उनका मनोबल ऊंचा करती हुई प्रोत्साहित करती। तो अलका के द्वारा जो बोली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त में से। ओके साथियों, उनका जो नाटक है। तो ये आगे इनकी व्याख्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम अलग से व्याख्या इसकी पढ़ाएंगे आपको। हमारे पास 73वां प्रश्न है साथियों। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं व्याख्या भी पढ़ा देता अभी। ठीक है, कुछ संस्कृत लेवल के जो प्रश्न है साथियों वो हम नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, वो मास्टर कैडर जूस नेट लेवल वो नहीं आएगा। यूपी टीजीटी में ये कुछ संस्कृत के टॉपिक लगे हैं सिलेबस में, इसलिए वो प्रश्न आए हैं। अन्यथा हमारे मास्टर कैडर में DSSS पे टीजीटी हिंदी और नेट जूस नेट में नहीं आएंगे उस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो बिल्कुल संतुष्ट रहे हैं। आगे, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्रकार नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कविता के संदर्भ में जो सर्वाधिक विचार दिए हैं वो तो रामचंद्र शुक्ल है और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों में से कौन हो सकता है साथियों, आप बताइए। ना बी ना डी, ए और सी में बताइए साथियों, क्योंकि इन दोनों ने कविता के ऊपर काफ़ी अपने विचार जो हैं दिए हैं, काफ़ी तर्क संगत भी माने जाते हैं। जी साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा यहाँ पर। ये पंक्ति आप लिख लीजिए यदि नहीं पढ़ा है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं अभी 74वां प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? श, स, स, ह। जल्दी बताएं। घोष महाप्राण, घोष भी है और महाप्राण भी है। जल्दी बताएं साथियों। 74वां जी जी बिल्कुल साथियों। तो यहाँ पर ह, ठीक है, अंतिम डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो घोष भी है और महाप्राण भी है। आगे चलते साथियों, 75वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। विदा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। ठीक है, एक तरफ विदाएं लिखी गई हैं दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, और एक तरफ रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, रचनाओं के नाम। तो जैसे पहली रचना ए, अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य। बी, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा। सी, व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र। डी, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत। तो बताइए साथियों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शांति निकेतन से शिवालिक, ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत नहीं है, बाकी सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 76वें प्रश्न पर। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी। क्या उत्तर आएगा साथियों आपके अनुसार? 76वें का जो सही उत्तर आएगा साथियों वो है हमारे पास 76वें का सही उत्तर साथियों वो है डी, रामचंद्र सूरी। ठीक है, ये भी एक संस्कृत के रचनाकार, ओके, संस्कृत भाषा के। निर्भय भीम व्यायोग इनकी रचना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। ठीक है, मार्कंडे काफ़ी ज़्यादा जो नेट के सिलेबस में इनके बारे में प्रश्न आते हैं, मतलब परीक्षा में प्रश्न आते हैं, जो नेट के सिलेबस में भी है मार्कंडे कहानीकार। तो बताइए, महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल या हंसा जाए अकेला, इनमें से कौन सी कहानी उनकी नहीं? 77वें का प्रश्न, 77वें प्रश्न का सही उत्तर जी रामलीला, बिल्कुल सही साथियों। रामलीला जो है ये मार्कंडे की नहीं है साथियों। आगे चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुनी, शकुंद या शुकंत। शुकुंत, माफ करिएगा, लास्ट वाला है शुकुंत। कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है साथियों, जल्दी बताएं। जी साथियों, शकुंद। ठीक है, 78वें का सी, वेरी गुड। शकुंद जो है ये जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है साथियों। आगे चलते हैं हमारे 79वें प्रश्न पर। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपति चंद्र गुप्त। जल्दी बताएं साथियों। बौद्धिक रस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, चाहे वो मास्टर कैडर क्यों ना हो, मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हिंदी मास्टर कैडर का ही क्यों ना हो, तो बिल्कुल इसका जो उत्तर आएगा साथियों डी ऑप्शन, गणपति चंद्रगुप्त हैं वो। ठीक है, जिन्होंने बौद्धिक रस की स्थापना की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी बार तो हम ही पूछ चुके हैं इसे। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र, विद्या सुंदर, नील देवी या भारत दुर्दशा। किस पुस्तक में अंकित किया? नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, किस पुस्तक में? अभी यहाँ पर पत्रिका नहीं पूछा है, ठीक है, किस पुस्तक में अंकित किया है बताइए। जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कालचक्र पुस्तक में। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे साथियों 81वां प्रश्न है। तो विद्यापति कवि के संबंध में यह उक्ति किसकी है? काम भाव शरीर का सौंदर्य उनके जहाँ उत्सव रूप में है। क्या है? काम भाव शरीर का सौंदर्य उनके जहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, बच्चन सिंह का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? विद्यापति, बताइए साथियों क्या उत्तर सही होगा इसका? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके जहाँ उत्सव रूप में है। जी साथियों, ए ऑप्शन आएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी का पक्ष है ये। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का पक्ष है। आगे चलते साथियों हमारे 82वें प्रश्न पर। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक, नेमी चंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इला चंद्र जोशी या उपेंद्र नाथ अशक। जल्दी बताएं ताजो हम वीडियो जल्दी क्लोज करें। 125 प्रश्न है टोटल। चेहरे अनेक, ये आत्मकथा साथियों हम बहुत बार आपको पहले भी करवा चुके हैं, उपेंद्र नाथ अशक की है। आगे चलते हैं 83वें प्रश्न पर। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर नागार्जुन। जल्दी बताएं साथियों। सैनिक रूप का उल्लेख,
बिल्कुल, यह प्रश्न साथियों मास्टर कैडर में आने योग्य है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, मुक्ति बोध ने की। आगे चलते साथियों 84वें प्रश्न में, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, अपभर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो कौन सी रचना यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, यह बताना है। 84। जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है, आषाढ़ महात्म्य। ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा, ये इनकी हिंदी भाषा तो अभी प्रश्न में पूछा भी गया था हाल ही में। आगे साथियों ये प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रज्ञा नव नवो नमे शालिनी प्रतिभा मता, यह सूत्र किसका है, किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्टलोलट या श्री भट्टतोत। बहुत सही साथियों, इसमें प्रतिभा को सर्वोच्च माना गया है। काव्य हेतु माने गए ना मुख्य 3, वैसे तो 4 माने जाते हैं लेकिन मुख्य 3 हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो साथियों प्रतिभा को इसमें श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो बताइए किसकी उक्ति है? बिल्कुल 85वें का सही उत्तर आप दे रहे हैं, डी, श्री भट्टतोत की यह उक्ति है। आगे चलते हैं साथियों 86वें प्रश्न पर, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून, पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व या अक्रमत्व। ठीक है, कौन सा काव्य दोष है यह बताना है। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोलूँगा, तो नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है। 86वें का सही उत्तर साथियों बी आएगा, पुनरुक्ति। ठीक है, इसमें जो काव्य दोष है वो है पुनरुक्ति। ओके, काव्य दोष भी 10 माने गए हैं साथियों, और काव्य दोष पर हम अलग से एक वीडियो जरूर लाएंगे, काव्य गुण पर और काव्य दोष पर भी। काव्य दोष अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या बताई है उसकी, इसके संबंध में। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं, रात्रि, पंख, कार्य, दैव। तद्भव शब्द हैं निम्नलिखित में, 87वां प्रश्न है। तद्भव शब्द, बिल्कुल साथियों, इसमें जो तद्भव शब्द है वो है बी ऑप्शन, पंख। आगे हमारे पास 88वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से पढ़िए, उक्ति पढ़िए, कथन पढ़िए। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ठीक है, यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, गणपति चंद्रगुप्त, नागेंद्र या फिर बच्चन सिंह। जल्दी बताएं 88वें का क्या सही होगा साथियों? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसे ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। मतलब ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि भैया उपन्यास ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हो जाता है व्यक्ति, है ना। जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पर बच्चन सिंह की उक्ति है, ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे साथियों, ऊट पटांग शब्द में समास बताना है। बहुब्रीहि है तो द्वंद्व है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष है। ऊट पटांग 89वां प्रश्न है, अभी हम उस पर पहुँचे हैं। ऊट पटांग बिल्कुल साथियों, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। आगे साथियों हमारे पास 90वां प्रश्न है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल पड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पुरुष, मायावी या सजावट। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय सब याद करने हैं साथियों, इसीलिए तो हम लाते हैं साथियों वीडियोज आपके लिए। जो नहीं है तद्धित प्रत्यय वाला शब्द, तो बिल्कुल साथी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सजावट नहीं है। ठीक है, आगे साथियों हमारे पास 91वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? आपको तो पता ही है फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन कौन से रचनाकार जुड़े थे, तो वो जो संबंधित नहीं है वो बताना है। माफ़ करेगा, किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न ही देखिए साथियों जहाँ पर गलत है, प्रश्न ही गलत है यहाँ से। ठीक है,
कौन सी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? ऐसा प्रश्न आना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? तो मतलब गलतियाँ सिर्फ पंजाब वाले ही नहीं करते बल्कि यूपी टीजीटी वाले भी करते हैं, ये तय हो चुका है। और बिल्कुल यूपी में तो वैसे भी इतनी जनसंख्या है, पता ही नहीं चलता क्या गलती हो रही क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, तो यह बताना है कौन सी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या नचिकेतोपाख्यान। आपको झलकी मिल ही गई होगी कि कौन सी रचना। बिल्कुल मेरे पढ़ते समय ही आपने उत्तर दे दिया, शाबाश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रानी केतकी की कहानी ये बिल्कुल रचना फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। आगे चलते साथी, प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं ये। आगे साथियों हमारे पास 92 प्रश्न है। 92वां प्रश्न है, एक विकल्प नीचे है, थोड़ा बताते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो यह हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पंथ निहारे हैं, माफ़ करिए प्यारे हैं। तो इन पंक्तियों के सर्जेता मतलब सृजनकर्ता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, या जहाँ पर डी ऑप्शन ही खा लिया इन्होंने। तो बताइए साथियों, 3 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तीनों में से ही उत्तर है, चौथे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। जिन्होंने भी PDF बनाया है, जो मैंने नहीं बनाया जी। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। बिल्कुल साथियों, 92 का उत्तर है वो आएगा ऑप्शन डी हमारे पास, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत यह साहित्यकार, ठीक है, बहुत अच्छी कविताएं इनकी देखने को मिलती हैं। और बकरी नाटक तो आपने इसका पढ़ा ही होगा। इनका इतना कटाक्ष कर दिया सरकार के ऊपर कि भैया सरकार भी हाथ जोड़ रही होगी उस वक्त की कि भैया क्या लिख दिया आपने। आगे साथियों, गुरबे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए, गुरबे क्या होगा साथियों? ABCD आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। गुरबे का साथियों होगा डी ऑप्शन, गुरु प्लस ए। ठीक है, गुरु प्लस ए। आगे चलते हैं, यह तो प्रश्न आपको आना ही चाहिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। 94वां प्रश्न है जी साथी, बिल्कुल रूपक अलंकार है। जब भी रूपक अलंकार पढ़ते हैं तो सबसे पहले उदाहरण स्वरूप हमें यही पंक्ति पढ़ने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है 95वां, वो है कविता की नई तारीख। बहुत इम्पोर्टेंट बोलूँगा ये पुस्तक। किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश। कौन सा उत्तर होगा साथियों इसमें सही? कविता की नई तारीख जी साथियों, काशीनाथ सिंह सही उत्तर होने वाला है। काशीनाथ सिंह जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत हैं। आगे चलते हैं साथियों, 96वां प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक। अभी सभी नाम आपको नए लग रहे होंगे, रमणिका गुप्ता और संजीव के अलावा। बताइए, मर गया दीपनाथ किसकी रचना है? चंद्र किशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव। जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चंद्र किशोर जायसवाल की रचना है मर गया दीपनाथ। जो यूपी TGT का सिलेबस है साथियों, उस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो घबराइएगा मत। विखंडनवाद का जनक माना जाता है किसको? अभी लेक्चरर कैडर लेवल का प्रश्न आ गया, नेट लेवल का। DGT माफ़ करिएगा, SSB TGT हिंदी में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विखंडनवाद बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, देरीदा आएगा इसका उत्तर। आगे साथियों हमारे पास 48वां प्रश्न, बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। शीघ्र बताएं साथियों, 98 का कौन सा सही होगा? बताइए साथियों, 98वें प्रश्न में से कौन सा सही उत्तर होगा? बैलगाड़ी समास, बैलगाड़ी में कौन सा समास है जी? डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आएगा साथियों, तत्पुरुष समास है इसमें। आगे चलते हैं हमारे 99वें प्रश्न पर, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया?
अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ? 99वें प्रश्न पर हैं अभी हम। जी साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जोइंदू। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दाहिनी तरफ नाटककार हैं और दाईं तरफ रचनाएं लिखी गई हैं। तो बताइए, रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगोपा का दान, विनोद रस्तोगी? जल्दी बताइए साथियों, कौन सा असंगत युग्म है यहाँ पर? जी बिल्कुल साथियों, एक सत्य हरिश्चंद्र। यदि आपने एमए पंजाब यूनिवर्सिटी से करा है तो आपको पता होगा एक सत्य हरिश्चंद्र जो लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, वो भी सुप्रसिद्ध नाटकों में से एक हैं। ठीक है, तो यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक नहीं। आगे चलते साथियों, 101 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? यह भी काफ़ी आसान प्रश्न है कारकों में से। इस तरह के प्रश्न जो हैं मास्टर कैडर में आएंगे। ठीक है, कुछ संस्कृत से प्रश्न आ जाते हैं तो फिर आप घबरा जाते हो। संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक या करण कारक? जब भी अलगाव पैदा होता है, दूर जाती है कोई वस्तु, इस सूचक को संबंधित या कोई पंक्ति होती है, तो बिल्कुल हमारा उत्तर यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपादान कारक। ठीक है, आपादान से। तो इस तरह आगे 102 प्रश्न पर हैं अभी हम। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं योगी का है? ठीक है, एक नाम योगी का है और बाकी सभी जोगनी का है। मतलब 3 जोगनी उन पे मिलती हैं सिद्ध परंपरा में। सिद्धों में 84 सिद्धों में 3 जोगनी है और एक जोगी का नाम है यहाँ। ठीक है, तो बताइए कौन सा जोगी का नाम है? बताइए साथियों, ये प्रश्न आ गया यहाँ पर। जी साथियों, पुतलिपा। ठीक है, ये जोगी का नाम है, बाकी जोगनियाँ ही हैं। बाकी देखिए साथियों, मणिभद्रपा, कन खलापा और लक्ष्मी करा। आगे चलते साथियों 103 प्रश्न पर। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? आपने पढ़ा होगा उपन्यास। उपन्यास तो राम प्रेमचंद्र जी के सभी पढ़ने वाले हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और कायाकल्प? जल्दी बताएं साथियों, 103 प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपके अनुसार? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सोफिया और विनय जो हैं रंगभूमि उपन्यास के नायक बोल सकते हैं। प्रमुख नायक भी बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, सोफिया और विनय जिनमें आपसी प्रेम होता है। ठीक है, लेकिन अंत में दोनों की ही मृत्यु दिखाई गई। आगे चलते साथियों 104 प्रश्न में कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब? 104 प्रश्न पर पहुंचे हैं साथियों। स्त्रीलिंग शब्द, जी साथियों बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शराब स्त्रीलिंग है। जैसे बोलते हैं ना, शराब पी है उसने, शराब पीनी है पंजाबी में, है ना। तो शराब जो है स्त्रीलिंग है साथियों। आगे 105 प्रश्न पर उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा, ये प्रश्न ला चुका हूँ पहले मैं। सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां या सदा सुखलाल? जल्दी बताइए। सदा सुखलाल नियाज़, इस तरह से इनका पूरा नाम है साथियों। जल्दी बताइए, जामनी भाषा कहने का श्रेय उर्दू को किसे दिया जाता है? 105 प्रश्न। जी साथियों, लल्लू लाल को जाता है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों 106 प्रश्न पर। देखिए तनिक, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग? पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? जय शंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग?
किसकी हैं ये पंक्तियाँ? जी साथियों, यह डी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। आगे चलते हैं 107 प्रश्न पर। लौट कर आया हुआ के लिए उपर्युक्त एक शब्द होगा आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लौट कर आया हुआ, आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। जी साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रत्यागत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 108 प्रश्न पर। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। सभी के सभी जो हैं साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत रचनाकार हैं। बताइए, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? बहुत सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, राजेश जोशी। बहुत अच्छे कवि हैं। आगे साथियों, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। बताइए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द। सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक या सार्वजनीन। जल्दी बताइए साथियों, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। जी साथियों, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले की बात हो रही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो सार्वभौमिक आएगा। आगे साथियों 110 प्रश्न पर पहुँचे हैं। तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारीदास, ब्रजनाथ, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। 110 प्रश्न पर बहुत पंक्ति प्रसिद्ध है ये। बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, भिखारी दास की पंक्ति है। तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सुरदार। आगे साथियों हमारे पास 111 प्रश्न, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे प्रश्न ये। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता। कौन सा नरेंद्र शर्मा का नहीं है काव्य संग्रह यहाँ इनमें से चारों में से? जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अपराजिता उनका नहीं है। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत ये उनके हैं। आगे चलते हैं साथियों 112 प्रश्न पर पहुँचे हैं। गार्सा तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1848, 68, 71 या 88 ईस्वी। जल्दी बताइए साथियों, चारों विकल्पों में कौन सा सही लग रहा है आपको? अभी लास्ट में सभी उत्तर इन्होंने प्रश्न जो है सभी आसान रखे हैं। 112वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? जी साथियों, दूसरा संस्करण इनका 1871 में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते साथियों 113वां प्रश्न है। प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अध्यापक पूर्ण सिंह। जल्दी बताइए साथियों, 113वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन मैं दे देता हूँ, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और अध्यापन पूर्ण सिंह। इनमें से इन दोनों में से एक चुनना है आपने, क्योंकि इनकी रचनाएं ही हास्य और व्यंग से ओतप्रोत हैं, कुछ हद तक, सभी नहीं। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के लिए ये उक्ति है साथियों। ठीक है, तो 113वें का उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन साथियों। आगे चलते हैं 114वें प्रश्न पर। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? कुलंकषा। नौका, नदी, बिजली, रात्रि। नौका, नदी, बिजली, रात्रि। जी साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नदी। ठीक है, आगे 115वें प्रश्न पर हैं हम अभी। निम्नलिखित में से असत्य कथन, पढ़िए इसको। पहला है
असत्य मतलब गलत का चुनाव करना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। मतलब 11 वर्ष का समय भी एक कहानी है जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, तो उसके बाद लिखी गई दुलाई वाली कहानी, इस तरह से कहा गया है। तीसरा है उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी। तो कौन सा कथन यहाँ असत्य है, यह बताइएगा। 115वें प्रश्न पर है अभी हम। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो हमारा असंगत यहाँ पर कथन है, ठीक है। रक्षाबंधन कहानी नहीं लिखी थी हरिकृष्ण प्रेमी ने, नाटक लिखा था, ठीक है, नाटकों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। बाकी बिल्कुल सत्य कथन है ऊपर वाले तीन। आगे चलते हैं साथियों 116वें प्रश्न पर। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध? शीघ्र बताएं साथियों 116वें का सही उत्तर क्या होने वाला है। 116वें का सही उत्तर शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता जी साथियों रामविलास शर्मा आएगा इसका उत्तर साथियों, रामविलास शर्मा। 116 का सी आएगा। 170वां प्रश्न जो है साथियों ये संस्कृत स्तर का है। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के कौन जो तीनों वचनों के रूप हैं, ठीक है, तीनों वचनों के रूप कौन से? पितृ पितरो पितृषु, या पितृ पितरो पितृषु, या पिते पितरो पितृषु, या पितृ पितरो पितेषु। उच्चारण तो एक जैसा ही लग रहा है सबका। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, पितृ पितरो पितृषु। साथियों संस्कृत की विभक्तियों के समान ये प्रश्न है। ओके आगे चलते हैं साथियों 118वां प्रश्न। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली? सर्वोच्च देवलोक 118वें का सी आएगा साथियों, न्यूयॉर्क को कहा गया है, ठीक है। साथियों यह भी बता देते हैं किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, ये रणेंद्र की है, ठीक है। एक रचनाकार है रणेंद्र, उन्होंने आदिवासियों के ऊपर लिखा है ये उपन्यास। आगे चलते हैं साथियों 119वें प्रश्न पर। साथियों ये जो नए रचनाकार अभी आप देख पा रहे हैं ये यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आगे है साथियों ये पंक्तियाँ किसकी हैं? साखी, सावधी, दोहरा, कही, कहनी, उपखान, भगति, निरूपही, भगत, कली, निंदही, वेद पुराण। ये पंक्ति आपको पता होगा, काफ़ी बार पढ़ी भी होगी, काफ़ी बार परीक्षा में आ भी चुकी है पहले। तो बिल्कुल ये तुलसीदास की पंक्ति है। शाबाश साथियों, देखते ही पहचान गए। आगे साथियों जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। सनी कजल चश जश लगन उपजयो सुधिन स्नेहु, क्यों ना निरपति हवे भोगवे लही सुदेशु स्वभूतेहु। बिहारी के उपरयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो विशेषता बताने की उनकी इस अत्यधिक ज्ञान का कौन सा पक्ष है? वैद्यक ज्ञान है, इसमें राजनीति है, देशाटन है, या ज्योतिष ज्ञान हमें देखने को मिलता है। 120वां प्रश्न कठिन प्रश्न है जी साथी, इसमें बताइए जल्दी क्या उत्तर हो सकता है आपके अनुसार। मतलब देशाटन मतलब देश भ्रमण का ज्ञान है, इसमें देश के बारे में बताया गया है, या राजनीति, या वैद्य मतलब वो जो डॉक्टर हुआ करते थे पुराने ज़माने वैद्य बोला करते। तो बताइए साथियों, जो डी ऑप्शन आएगा ज्योतिष ज्ञान इसमें है। आगे साथियों 121वां प्रश्न है, ये संधि विच्छेद है जहाँ पर त्वलकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? यहाँ विसर्ग संधि है तो सही बताना है यहाँ पर कौन सा होगा 121 का। बी ऑप्शन
इज द राइट आंसर साथियों। तो वह तब लृंकार, ठीक है, माफ़ करिएगा, तब लिरिकार है, ठीक है, इस तरह से है। कठिन तो है लेकिन अभी क्या करें, मास्टर कैडर में इस लेवल का नहीं आएगा, ये तय है। ओके, अगला है साथियों, शोभा सरसाने ना वखाने जात केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतीराम या चिंतामणि? शोभा सरसाने ना बखाने जात केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। साथियों ये किसकी पंक्ति है, क्या लगता है आपको? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, बिल्कुल सही, सेनापति की रचना है, माफ करिएगा पंक्तियां हैं। 123वां प्रश्न है, उददे आई तेई बंधन किन्हा इति दसमात अमर पद लिन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास? उददी आई तेई बंधन किन्हा इति दसमात अमर पद लिन्हा। साथियों ये जायसी की पंक्ति है। आगे चलते हैं, 124वां प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दूरदशा या सती प्रताप? भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत, मतलब जिसके ऊपर अभिनय किया गया था, वो पहला नाटक कौन सा था? जी साथियों, सत्य हरिश्चंद्र इज द राइट आंसर। आगे है 125वां और वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? न जाने कितनी बार ये प्रश्न हम अपनी वीडियोस में करवा चुके हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्नमाला में। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? जी साथियों, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही। इस तरह से हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हुए साथियों। अभी हमें अपने अंक बताइए। और आज कुछ संस्कृत से भी साथियों विभक्ति चिन्ह पूछ लिए जाते हैं। ये यूपी टीजीटी के सिलेबस में टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा समझाने में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये प्रश्न आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। हमारे मास्टर कैडर में यूजी नेट हिंदी में नहीं है, क्योंकि संस्कृत से भी प्रश्न आ जाते हैं साथियों वहाँ यूपी टीजीटी में। ओके, तो बिल्कुल जो काव्य दोष हैं, काव्य गुण हैं, हम ज़रूर बताएंगे वो अपनी एक अलग वीडियो में, ठीक है। समझाना है बेकायदा उसमें क्या होता है, मधुर्य का क्या अर्थ है, श्लेष का क्या अर्थ है, ये काव्य गुण, काव्य दोषों की संख्याएँ बताएंगे, अलग अलग विद्वानों ने ये बताई है। ये सामान्य प्रश्न मास्टर कैडर में भी आने की योग्यता रखते हैं, इसलिए हम करवाएंगे। ये यूजी नेट लेवल के प्रश्न भी हैं साथियों। ये फिर एक अभी हमें स्कोर बताइए साथियों, 125 में से यदि आपके 70 प्लस भी है ना, तो मैं तो कहता हूँ भैया बहुत सही, क्योंकि ये प्रश्न पत्र साथियों कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। नए रचनाकार, कोई रचनाएँ आपने पढ़ी, देखी, सुनी भी नहीं होंगी, वो भी यहाँ पूछी गई हैं, ठीक है। फिर मैं बता ही देता हूँ कि हाँ जी, आदिवासियों के ऊपर लिखा गया था, ये पंक्ति इस प्रकार से थी, ठीक है, जो मुझे लगता है कि हाँ बता देना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया ऑलरेडी साथियों। जी बिल्कुल साथियों, बहुत सही अंक आपने बताए। आज काफ़ी आंदोलन छिड़ा हुआ था, संगरूर में भी इकट्ठा थे हमारे साथी, और पटियाला में भी काफ़ी वीडियो ज़्यादा वायरल हुई। हमने भी चैनल पर चलाई अपने, क्योंकि हमारे साथी हमें भेजते रहते हैं वीडियोस। बिल्कुल स्थान देंगे हम अपने साथियों के, जो उनकी रणनीति होती है हम आपको बताते हैं। और पोस्टें तो साथियों आने वाली हैं, क्योंकि जो आंदोलन छिड़ा है इसको भरपूर समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल सही स्कोर साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। प्रश्न पत्र टफ था, लेकिन आपकी जो प्रश्न के उत्तरों को देने की समर्थता थी वो भी बहुत अच्छी थी साथियों। बाकी कल मिलते हैं, थक गया हूँ मैं यही बोलते बोलते। आगे चलते हैं साथियों, कल मिलते हैं।